नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई दिन मंगलवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं आसान भाषा में। पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, पहला ऑप्शन 11 मई को। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं पृष्ठभूमि पर कि 11 मई ही क्यों दिन चुना गया है। याद रखिएगा 1998 में 11 से लेकर के 13 मई के बीच परमाणु परीक्षण किए गए थे राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, 1998 में। अब जो ऑपरेशन इसमें आयोजित किए गए 5 परमाणु परीक्षण अलग अलग किए गए, इसमें से जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ वो 11 मई के दिन हुआ और उसी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे कि इसमें जो ऑपरेशन दिया गया, जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया परमाणु परीक्षणों को, इसमें उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो 1998 में पोखरण परीक्षण हुए उसमें ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे और उन परमाणु परीक्षण को करने के बाद भारत 6वां ऐसा देश बन गया था जो परमाणु क्लब में शामिल हुआ था। यानी परमाणु परीक्षण करने वाले देशों में 6वां भारत देश शामिल हो गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे तस्वीरें ऐड करके रखी हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंस के लिए। जैसे कि ये आप अगर पहचान पा रहे हो तो ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्काल में हमारे प्रधानमंत्री थे 1998 में, वर्तमान में हमारे साथ नहीं हैं। अगर बात करें ये वन माई फेवरेट कलाम साहब, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब उस समय डीआरडीओ के निदेशक पद पर कार्यरत थे। ठीक है, याद रखिएगा कलाम साहब तब डीआरडीओ के निदेशक पद पर शामिल थे और आपके अटल जी तत्काल में प्रधानमंत्री पर कार्यरत थे। तब ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया गया था 11 से 13 मई 1998 में। तो इसी की स्मृति में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आरोग्य संजीवनी नामक स्वास्थ्य बीमा कवरेज स्कीम किसने प्रारंभ करी है? तो हाल ही में आरोग्य संजीवनी नामक जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज स्कीम है उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने प्रारंभ करी है। होगा क्या इस स्कीम में? इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति अगर इस स्कीम को पॉलिसी को लेता है तो उसे किसी भी भारत के हॉस्पिटल में 1 से 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। यानी कि स्वास्थ्य के लिए कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वहाँ पर उसे बीमा उसका दिया जाएगा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए। अब अगर हम एसबीआई की बात कर लेते हैं तो एसबीआई की स्थापना 1955 में 1 जुलाई 1955 में मुंबई में हुई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करता हूं तो रजनीश कुमार जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो पहले थे उनका कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है, जैसे कि नरेंद्र बत्रा जी। नरेंद्र बत्रा जी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, लेकिन कोविड-19 के कारण कोई भी चयन समिति ऐसी आयोजित नहीं की जा सकी, इसलिए नरेंद्र बत्रा को जो कार्यकाल है उनका विस्तार करके 2021 कर दिया गया है। यानी कि इनका कार्यकाल जब हो जाएगा, अब ये बढ़ा करके 2021 तक की जाएगा, मई 2021 तक जाएगा। वैसे इनका अक्टूबर 2020 में ख़त्म होना था लेकिन अब बढ़ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लॉज़न शहर में। स्विट्जरलैंड के लॉज़न शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी, 1924 में। और जो आपको दूसरा नाम दिखाई दे रहा है थेली विल, ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। तो ये थे आपका तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंद महासागर स्थित देशों के लिए दवा व खाद्य पदार्थ भेजने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? याद रखिएगा हिंद महासागर में कुल 5 देशों में ऐसा शामिल किया गया जहाँ पर दवाइयाँ और खाद्य सामग्री भारत भेजेगा। तो इसमें से मिशन सागर उसे लॉन्च किया गया है। इस मिशन सागर के तहत आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन से देश शामिल हैं और दूसरी चीज़ इस मिशन का नाम क्या है। तो मिशन है मिशन सागर। मैं बार बार कह रहा हूँ 3 मिशन अलग अलग आयोजित किए जा चुके हैं। इससे पहले मैं बात कर रहा हूँ मिशन वंदे भारत। तो मिशन वंदे भारत क्या था? विदेशों में फंसे लोगों को निकालने के लिए मिशन वंदे भारत प्रारंभ किया गया था एयर इंडिया से लाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था समुद्र सेतु, एक ऑपरेशन था समुद्र सेतु। तो समुद्र ब्रिज या सी ब्रिज नाम का एक आपका और ऑपरेशन आयोजित किया गया था, जिसमें क्या था, मालदीव से लोगों को लाना था। और इसमें 2 जहाज़ों को यूज किया गया था जो आईएनएस हमारे थे, यानी इंडियन नेवी शिप थे, उनमें आईएनएस मगर और आईएनएस जलास, वो 2 नेवी शिप को यूज़ किया गया था। और वर्तमान में जो मिशन सागर है, मिशन सागर के तहत आईएनएस केसरी को यूज किया जाएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई मिशन सागर से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से देश ऐड किए गए हैं इसमें। तो आपको ये बात याद रखनी है, इसमें से देशों की मैं बात कर रहा हूँ तो देश आपके रहे ये: सेशेल्स, मालदीव,
मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस। तो टोटल देशों की संख्या हो गई 5। यानी ऐसे देश जो हिंद महासागर में स्थित हैं, अगर आप मैप उठा करके देखेंगे तो सारे देश आप अपने हाथ पर देखेंगे तो बाएं हाथ पर स्थित हैं। तो ठीक है, तो ये पांचों देशों के लिए खाद्य और स्वास्थ्य संबंधी जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक, उन्हें भेजने का काम किया जाएगा। तो देशों के नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने यूवी आधारित किस सैनिटाइजर को विकसित किया है? यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, ठीक है, पराबैंगनी किरणें आधारित सैनिटाइजर को विकसित किया है। इसका नाम दिया है ध्रुव। ये काम क्या करेगा? देखिए, अल्ट्रावायलेट से अपनी स्किन तो नहीं कर सकते सैनिटाइज, मोबाइल हो गया, पासबुक हो गया, लैपटॉप हो गया या नोटपैड हो गया, ऐसी चीज़ें जिन्हें सैनिटाइज किया जा सकता है रेस के माध्यम से, ठीक है। तो यूवी आधारित अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर को विकसित किया है डीआरडीओ ने, जिसको नाम दिया है ध्रुव। तो ये बात आपको याद रखना है। डीआरडीओ संबंधित बात हम आगे कर लेते हैं क्योंकि डीआरडीओ का प्रश्न एक और है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्रुव नाम का है। अगला, कोविड-19 जांच के लिए स्वदेशी विकसित एलिसा जांच किट को क्या नाम दिया गया है? तो एलिसा जो जांच किट है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, 5 लाख हमने जो किटें मंगाई थी वो चाइना से मंगाई थी, लेकिन अब भारत ने लगभग 2 लाख के आसपास प्रतिदिन उत्सर्जन दर कर दी है किट का कोविड-19 के परीक्षण का। उसका नाम पूछ रहा है स्वदेशी स्थित, तो उसका नाम है कोविड कवच। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया है। तो दूसरी चीज़ आपको एक बात, सॉरी डीआरडीओ सहयोग से नहीं, आपका एनआईवी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टीम द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो कोविड कवच का नाम है। अच्छा, दो बात आपको, एक बात और याद रखना पड़ेगा कि एलिसा एक्चुअली होती है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। एंजाइम मतलब एंटीबॉडी। इसका एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए जो भी बीमार व्यक्ति होता है उसमें एंटीबॉडीज़ की जांच की जाती है। जैसे कि एड्स के लिए आप सब पढ़ते हैं कि एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स के लिए होता है, लेकिन एलिसा आधारित ये भी प्रणाली होती है जो कोविड-19 के प्रभाव में आप आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर कि एलिसा टेस्ट किस किस के रोग में होता है। तो एलिसा टेस्ट आप याद रखिएगा कि कोविड-19 में भी यूज़ किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के जो एंटीबॉडी होंगे, संक्रमण से संक्रमित जो एंटीबॉडी है उसके परीक्षण में एलिसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कोविड कवच जो होगा वो स्वदेशी हमारी विकसित एलिसा जांच किट है, ठीक है। आगे देखते हैं, उपभोक्ता खाद्य व सार्वजनिक मंत्रालय ने किराना स्टोर, जो किराना स्टोर हैं, जो छोटे हमारे दुकानदार होते हैं, मालिकों के लिए कौन सी पहल को प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में सुरक्षा स्टोर पहल को लॉन्च कर दिया गया है किराना स्टोर मालिकों के लिए। है क्या? देखिए, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये एक्चुअली है क्या? बेसिक रूप से जो किराना स्टोर मालिक हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी दुकानें गांव देहात में रखे हुए हैं, उनके लिए बाकायदा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के तहत उन्हें आरोग्य सेतु एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए कैसे यूज किया जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। लगभग 5 लाख स्टोर पंजीकृत किए गए हैं और इनमें से 7 लाख किराना स्टोर ऐसे होंगे जो प्रशिक्षण पाएंगे। 50,000 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन टोटल संख्या है 7 लाख जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है और 5 लाख स्टोर पंजीकृत किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि सुरक्षा स्टोर पहल जो होगा किराना स्टोर मालिकों को प्रशिक्षण दिया जाने के लिए, ठीक है। याद रखें, किराना स्टोर मालिकों के लिए ये पहल है। आगे देखते हैं, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड व पंजीकरण समिति द्वारा कौन सी दवा बंद करने के लिए सिफारिश की गई है? एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरी है टेट्रासाइक्लिन। तो ये दोनों दवाइयाँ यानी कि ए और बी, ये दोनों दवाइयाँ बेसिकली यूज़ होती थी टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग क्या किया था? कीटनाशक के रूप में किया जाता था। तो सर्वाधिक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, ये 3 राज्यों में किया जाता था और इसे बंद करने के लिए अभी हाल ही में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड व पंजीकरण समिति द्वारा क्या कर दिया गया? बंद करने की सिफारिश की गई है। तो ये बात बड़ी याद करने वाली बात है। और दूसरी चीज़, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई थी 2022 तक की, सभी ऐसी दवाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि मानव के ऊपर भी उपचार में लाई जाती हैं और बाद में उन्हें कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2022 डेट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जन्मदर, मृत्युदर और शिशु मृत्युदर आंकड़े जारी किए गए, बताइए किस राज्य में शिशु मृत्युदर सबसे कम रही? तो याद रखिएगा, हाल ही में जो शिशु मृत्युदर सबसे कम रही वो रही मध्य प्रदेश में। कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यह डेटा 2018 पर आधारित है और राष्ट्रीय जो आपकी जन्म दर और राष्ट्रीय मृत्यु दर और उसके अतिरिक्त बाल मृत्यु दर, ये 3 पर आंकड़ा आया हुआ है। तो राष्ट्रीय मृत्यु दर जो है वो 6.2 है, साथ साथ में लिखते चलिए वरना आपको दिक्कत होगी। राष्ट्रीय मृत्यु दर है 6.2 और वहीं राष्ट्रीय जन्म दर है टोटल 20। तो जन्म दर ये रही और मृत्यु दर ये रही, ठीक है, तो दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, शिशु मृत्यु दर की मैं बात करूँ तो शिशु मृत्यु दर आ गई है 32 शिशु मृत्यु दर और सबसे कम आई है मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर, ठीक है। अब मैं फिर से राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों पर आता हूँ। अंडमान निकोबार ऐसा राज्य बना जहाँ पर जन्म दर सबसे कम है, राष्ट्रीय जन्म दर सबसे कम है। यहाँ पे मैं शिशु जन्म दर या मृत्यु दर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियरली बता दूँ कि पूरे आंकड़े शिशु मृत्यु दर पर आए हुए हैं जो है 32,
जो मध्य प्रदेश में सबसे कम है, याद रखिएगा। शिशु मृत्यु दर हमारी भारत की राष्ट्रीय स्तर पर 32 है और मध्य प्रदेश में सबसे कम है, ठीक है। अंडमान निकोबार में जन्म दर सबसे कम है राष्ट्रीय स्तर की। बिहार में जन्म दर सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर क्या है, सर्वाधिक है। दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में राष्ट्रीय मृत्यु दर सबसे कम है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मृत्यु दर सर्वाधिक है, बिहार में राष्ट्रीय जन्म दर सर्वाधिक है, अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय जन्म दर सबसे कम है और शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर पर 32 पहुंच चुकी है। जिसमें राज्यवर की मैं बात करूं तो राज्यवर आ गया है मध्य प्रदेश सबसे नीचे, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे कम मृत्यु दर है। तो ठीक है, मैंने जो फैक्ट बताए हैं वो नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे। अब मैं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर बात करूं। शिशु मृत्यु दर सबसे पहली बार पूरे देश में 1969 और 70s के दौर में आए थे, जो कि पूरे देश से जारी किए जाते हैं विभिन्न राज्यों द्वारा। लागू करने का एकमात्र यही कारण है क्योंकि रेशियो का पता चलता रहे कि हमारे वर्तमान में बालक रेशियो क्या है, यानी कि जो फीमेल या मेल का रेशियो है क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ों को आंकड़े पर, ये आंकड़े पूरे विधिवत आएंगे तो मैं बाकायदा वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ऑप्शन वाइज, जिससे कि आपको एक हिट रहे, आप याद रखें थोड़ा सा, तो ये याद रखने वाली बात है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय आपका ये मातृ दिवस जो आपने मदर्स डे मनाया, ये 10 मई को मनाया गया। बट याद रखिएगा मदर्स डे के लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं रखा गया है। याद रखें मई के जो दूसरा संडे होता है उस दिन मातृ दिवस मनाया जाता है। देखिए बेसिकली हमारे भारत में मातृ दिवस की मैं मानता हूँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता पिता से इतना प्रेम है हमारे यहाँ। लेकिन ये क्या है, पाश्चात्य सभ्यता से ढला हुआ एक व्यक्तित्व है, जिसमें उदाहरण ये है कि अपने परिवार से बंधे रहिए, एक स्पेशल दिन रखा गया है। और मैं समझता हूँ माँ के लिए कोई स्पेशल डे नहीं होता है। खैर, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जो भी आपको समझ नहीं आता है निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और कोई भी प्रश्न आपको लगे तो बेझिझक पूछिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।